अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है बिसात और इसको लिखा है ज़ैनब राजपूत ने। और आज है नावल की 4th एपिसोड यानी कि चौथी किस्त। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नावल का आगाज़ करते हैं, नावल शुरू करते हैं। जी। दारियान खान भागता हुआ नीचे उतरा था। कई गाड़ियां उसने हवास बाख्तगी की कैफियत में खंगाल डाली थी, मगर दीदम का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वो सुर्ख आंखों से जबड़े भेज कर चारों तरफ देखते बेबसी से आंखें मीच गया। अचानक उसे कुछ गैर मामूली एहसास हुआ। वो उल्टे कदमों भागते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। दीद गहरी ब्राउन आंखों में हद दर्जा सर्द मेहरी समेटे वो झटके से दरवाजा खोलते अंदर बढ़ा था। दीदम भाई भीगी आंखें किसी गैर मरी नुक्ते पर टिकाए खामोश बैठी थी। उसकी ज़हनी हालत पर दारियान को शुबह सा हुआ। वो उसे नरमी से शानों से जकड़ते अपने सीने में भींच गया था, जिसने झटके से उसे खुद से दूर किया। दारियान उसके अमल पर शॉक्ड नजरों से उसे देखता रह गया। तुम ठीक हो दीद? वो इंतहाई नरमी से झुकते उसके शफाफ चेहरे को देखते मुस्तफसर हुआ था, जो खामोशी से लब भींचकर किसी बुत की मानत बैठी थी। दारियान गहरी सांस भरते उसका सर थपकते गाड़ी से बाहर निकला। ड्राइविंग सीट संभालते उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। सारे रास्ते वो दीदम को देखता आया था, जिसका स्पॉट चेहरा किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। वो पहले भी इससे डरती थी, इससे खौफजदा होकर वो आंखें मीच लेती थी, मगर ऐसे झटकने की कोशिश उसने कभी भी नहीं की थी। वो पहलू बदलते अपने बड़ी बियर्ड में हाथ फेरते सोच में डूबा। गाड़ी हवेली के मेन डोर से दाखिल होते सफेद रविश पर रुकी थी। दीदम उसके निकलने का इंतजार किए बगैर ही दरवाजा खोलते अंदर की जानिब भागी। दारियान की सर्द नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। गाड़ी से निकलते वो भारी कदमों समेत अंदर दाखिल हुआ, जहां सामने का मंजर उसके लिए पहले से भी ज्यादा हैरान कुन था। दीदम उसकी नजरों के सामने ही दीजान के करीब एक सोफे पर बैठी हुई थी। हवेली का हर फर्द लॉन्ज में खड़ा था। दारियान हैरत से दीदम को देखते गहरी सांसें भरते आगे बढ़ा। रोशाबा खानम ने कहर बरसाती निगाह दीदम पर डालते अपने बेटे को देखा था, जो यकीनन सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। दारियान खान, तुम बैठो यहाँ पर। दीदम के शाने पर अपना बाजू फैलाए दीजान ने संजीदगी से कहा था। दारियान इनके हुक्म से ज्यादा इनके रवैये पर हैरान था, मगर बज़ाहिर वो बिल्कुल पुरसकून था। उसका पुरसकून चेहरा दीजान समेत हर फर्द को चुभा था। असूलन इसे वावेला मचाना चाहिए था। वो बिल्कुल चुप था, मुकम्मल तौर पर खामोश। दारियान गहरी सांस भरते टांग पर टांग चढ़ाए दीजान के रूबरू सोफे पर बैठा। वकील साहब, इसको कागज दो आप। दीजान ने गर्दन मोड़ते बाएं समझ सोफे पर बैठे वकील को मुखातिब किया था। अब्बास खान कागजात उठाए फाइल दारियान के सामने मेज पर रख गए थे, जिसने फाइल उठाए तहम्मुल से कागजात को देखा। तलाकनामे पर मौजूद दीदम के दस्तखत देखते उसकी गहरी आंखों में सर्दपन के साथ साथ इश्तियाल भी उभरा था। वो अपने अंदर उठ रहे इश्तियाल को बमुश्किल दबाए नजरें उठाए दीदम को घूरने लगा, जो अब तक पत्थर की मूरत बनी खामोशी से बैठी थी। ये साइन तुमने किए हैं दीद? साइन से उसे अंदाजा हो गया था कि ये दीदम के हैं, मगर फिर भी उसने इंतहाई नरम लहजे में उसे मुखातिब करते पूछा था। दीदम खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। इसने किया है दारियान खान। ये अब तुम्हारा साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए ये बेहतर है कि तुम इसको तलाक दे दो। जीजान इसे मुस्कुराती नजरों से देखते संजीदगी से बोली थी। दारियान इनकी बात पर जब्त से आंखें नीचे गहरे सांस भरते रह गया। टांग पर टांग चढ़ाए वो दीजान की से आंखों में अपनी सर्द नजरें गाड़ते वो कागजात जाने कितने ही टुकड़ों में तकसीम कर गया था। मैं दीदम शाहजैन मलिक को किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देने वाला दीजान। इसे मेरे नाम से सिर्फ मेरी मौत ही जुदा कर सकती है। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। शौक से चलाएं गोली। उसके इत्मीनान भरे लहजे पर दीजान का रंग फीका पड़ा। रोशाबा खानम लबों पर हथेली जमाए घबरा कर उसकी तरफ बढ़ी। उठो दीद। वो गैज़ो गजब भरी निगाह बेगम खान पर डालते झटके से उठा था। उसकी नजरों को खुद पर पाते बेगम जल्दी से नजरें दीदम के वजूद से हटा गया था। वो उठकर दीदम की तरफ बढ़ा, जो अब तक वहीं बैठी थी। दारियान तेजी से उस तक पहुंचते उसे कलाई से थाम गया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। दीदम की ऊंची आवाज पर दारियान अब्बास खान हैरानगी से नजरें फैलाए एकदम मुड़ा था। शिफाफ पेशानी पर बलों का जाल सा बिछा। वो लब भींजे उसे सर्द नजरों से घूरता एकदम से मुड़ा था। गर्दन की हरी रगें एकदम से फूली थी। दीद, होश में तो हो तुम?
दारियान दबे दबे लहजे में उसकी तरफ करीबन झुका था। दीजान लबों पर मुस्कुराहट सजाए इन दोनों को सुकून भरे अंदाज में देख रही थी। हाँ, होश में हूँ मैं। मुझे नहीं जाना तुम जैसे गंदे इंसान के पास। तुम जाओ यहाँ से। वो अचानक इसे पीछे को धकेलते खुद एहतियातन इससे दूर हुई थी। हवेली की खवातीन मुंह फाड़े दीदम को घूर रही थी, जिसकी जुबान जिंदगी में पहली बार इस हद तक खुली थी। रोशाबा खानम मुठ्ठियां भींचते इसे कहर बरसाती निगाहों से घूरते दांत पीसते रह गई। दारियान तुम जा सकते हो यहाँ से। दीदम तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तुम उसे तलाक नहीं देगा तो हम खुला का केस करेगा। दीजान की सर्द आवाज पर दारियान के चेहरे के तासुरात एकदम से बदले थे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि दीदम आखिर क्यों कर ऐसा कर रही है। आप खुला का केस करें या जो मर्जी करें, मगर दीदम शाहजहान मलिक सिर्फ और सिर्फ दारियान अब्बास खान की है और इसी की रहेगी। वो सर्द लहजे में घुरा कर बोला था। दीदम का हाथ एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में जकड़ते वो लब भींजे एक कारदार निगाह दीजान पर डालते उसे एकदम से बाहों में भर गया था। हर किसी की आंखें हद दर्जा फैली थी। दीदम सुर्ख खूनख्वार नजरों से उसे देखते लब भींच गई थी, जिसकी परवाह किए बिना वो इसे यूं ही उठाए अपने कमरे में बंद हुआ था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? इसे बेड पर उतारते वो दरवाजा अंदर से लॉक्ड करते उसकी सिमट बढ़ते दबे दबे गुस्से से घुराया था। दीदम एकदम से खुद में सिमटी नजरें एक पल को झुका गई थी। उसके खौफजदा होने पर दारियान मुठ्ठियां भींजे रुख मोड़े गहरे सांस भरने लगा। मैं तुमसे मुखातिब हूँ दीद, जवाब दो मुझे। क्या कर रही थी तुम नीचे? तुम सच में मुझसे डाइवोर्स चाहती हो? बोलो, जवाब दो मुझे। वो एकदम से बेड पर घुटने जमाए से शानों से जकड़ते उस पर धाड़ा था। दिदम यकदम खौफ से चीखती लरजते वजूद समेत इससे दूर हुई। उसकी हरकत पर दारियान के पूरे वजूद में उबाल सा उमड़ा था। नीली आंखों में उमड़ती बेयकीनी देखते वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। क्या चल रहा है तुम्हारे छोटे से दिमाग में? हाँ, जवाब दो मुझे। वैसे बाजू से जकड़ते अपने नजदीक खींचते उसके चेहरे पर धाड़ा था। दारियान अब्बास खान की दहकती सांसें दीदम के चेहरे को झुलसाने लगी थी। खूबसूरत नकूश में इतना तनाव इस कदर था कि दीदम घबरा कर उसके सीने पर लरजते हुए हाथ जमाए से खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। एक बात अपने छोटे से दिमाग में अभी से फिट कर लो। दीदम दीदार दीदम दारियान अब्बास खान तुम्हारे जिस्म जान का मालिक सिर्फ और सिर्फ दारियान खान है। मेरे सिवा कोई गैर तुम्हें देखे भी तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। इसलिए बेहतर है किसी भी किस्म की फजूल सोच को अपने जहन में लाने की बजाय खामोशी से हमारे रिश्ते को बेहतर करो। वो अचानक उसे बाजू से छोड़ते अपना मजबूत हाथ उसकी कमर के गिर्द फैलाए से नरमी से उठाए अपने थाई पर बिठाते जुनून खेज लहजे में बोला था। दीदम ने सहमी भीगी आंखों से दारियान अब्बास खान की हद दर्जा सुर्ख पड़ती आंखों में देखा, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ शिद्दत और जुनून दिखाई दिया था। छोड़ो मुझे। उसका हाथ अपनी कमर पर थिरकता महसूस करते वो बन आब मछली की मानित फुड़फड़ाई थी, जिसका बिना कोई असर लिए दारियान हाथ बढ़ाते उसके सर पर जमे दुपट्टे को एक झटके से उसके वजूद से उतार गया था। दीदम की नीली खूबसूरत आंखें मजीद फैली थी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी, जिसका एक्ट उसके खौफ को मजीद बढ़ावा दे गया था। जबकि उसके बरक्स दारियान अब्बास खान खासा पुरसकून सा था। पिंक कलर की खूबसूरत पोशाक में उसका नाजुक वजूद बेहद तहाशा दमक रहा था। नजरें झुकाए वो खूबसूरत लड़की दारियान अब्बास खान के जज्बात को मजीद भड़का गई थी। उसका भारी हाथ दीदम की गर्दन पर लिपटी सुनहरी जुल्फों में बेकरारी से उलझा था। वो तो अजल से उसकी थी। उसका इनकार दारियान अब्बास खान के लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो इसे चाहने से ज्यादा सोचता आया था। दीदम शाहजहान मलिक उसकी जिंदगी की पहली तरजीह होने के साथ साथ उसका जुनून भी थी। उसकी मैसूर कुन महक दारियान अब्बास खान की सांसों में नशे की मानत दौड़ते खून में रसती जा रही थी। दीदम लरजते वजूद समेत हिचकियां भरते अपनी गर्दन पर उसकी भारी हाथ की हरकत महसूस करते गैर महसूस तरीके से पीछे होने लगी, जिस पर दारियान ने उसे सर्द नजरों से घूरते उसे पहले से भी ज्यादा नजदीक किया। ऐसे कि इसकी तीखी नाक दीदम की छोटी सी नाक से मिस होते उसका सांस बुरी तरह से रोक गई। जितना मुझसे भागोगी मैं इतना तुम्हारे नजदीक होता जाऊंगा माय लव, इसलिए ये फजूल की कोशिशें छोड़ दो। वो हल्का सा मुस्कुराया। अनाबी लबों की मुस्कुराहट जानलेवा थी। दीदम उसे भीगी नजरों से देखते रुख मोड़ गई थी, जबकि दारियान अब्बास खान उसके नाजुक हाथों को जकड़ते अपनी बाहों का हार बनाए उसे शिद्दत से सीने में भींच गया। कहाँ जा रहा है तुम?
शानों पर शाल दुरुस्त करते वो तेज तेज कदमों समेत बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ रहा था जब अचानक बारीना खानम की पुकार पर उसकी सी आंखों में घबराहट बढ़ी। मोरे, वो बहराम लाला के पास जा रहा था। वो आज डेरे पर रुके हैं तो इन्हीं के पास जा रहा हूँ। दरक पुश्त पर हाथ बांधे संजीदगी से बताते नजर चुरा गया था। रात का इस वक्त तुम अपना कमरा अपनी औरत को छोड़कर बाहर जा रहा है और हमको बच्चा समझता है। तुम ये सब उस लड़की के वास्ते कर रहा है। खान बताओ, हम अभी उससे पूछता है क्या भूत चिमटा पड़ा है उस बदबख्त को। बारीना खानम दोनों हाथों की मुट्ठियां भींजे इंतहाई नफरत से गोया हुई थी। दरक ने बेबसी से इन्हें देखा था। लब भींच कर वो सर्द सांस भरते इनके नजदीक हुआ। मोरे, खुदा के लिए कोई बात नहीं है। प्लीज, ये हमारा जाती मामला है, आप इससे दूर रहे। हम दूर नहीं रहेगा। खान, शक्ल देखो अपना आईने में। कहाँ से लगता है तुम्हारा नया नया शादी हुआ है। हम बता रहा है, अगर ये लड़की तुम्हारा हक में कोताही बरतेगा तो हम तुम्हारा शादी जरूर करवाएगा। बारीना खानम की आवाज मजीद ऊंची होती गई थी। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, खुदा के लिए आप बिना वजह के बात मत बढ़ाए। वो बकायदा इनके आगे हाथ जोड़ते आजिजी से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बारीना खानम गहरी सांस भरते उसे कमरे तक जाता देखती रही। दरवाजा बंद करते वो कफ लिंक से खोलते कमरे में दाखिल हुआ था। पूरा कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। उसने एक सर्द निगाह बिस्तर पर लेटी बख्त पर डाली। शादी के बाद से ही इन दोनों की बोलचाल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो इसे बुलाना तो दूर देखना तक गवारा नहीं करती थी। दरक खामोश नजरों से उसके चांद से चेहरे को घूर रहा था जो लैंप की हल्की सी रोशनी में मजीद दमक रहा था। कई अवारा लेटें उसके गालों को बड़े हक से छू रही थी। दरक पहलुओं बदलते अपने आप पर जब्त करते लब सख्ती से भींच गया था। वो इससे कई बार अपने रवैये की माफी मांग चुका था मगर वक्त ने उसे सुनना तक जरूरी नहीं समझा था। अभी इसे अपने बिस्तर पर सोता देख उसके पूरे वजूद में एहसास मलकियत जागा था। वो खान था, सामने लेटी खूबसूरत लड़की सिर्फ और सिर्फ उसकी मलकियत थी। वो चाहकर भी अपने हक को पसे पुश्त नहीं डाल सकता था। जब भी शॉल फेंकते उसने कमीज के बटन खोलते बेड की तरफ बढ़ते ही कमीज उतारते सोफे की जानिब उछाली। बेहद आहिस्तगी से वो अपनी साइड से बेड पर बैठा था। वक्त के चेहरे पर फैला सुकून देखते ही उसके होंठों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट रखता हुई नरमी से उसके चेहरे को छूती फजूल लटों को अपनी उंगली की मदद से पीछे करते वो कोहनी तकिए पर रखते झुक कर उस खूबसूरत लड़की को करीब से देखे गया जिसके अंदर बला का गुस्सा था। बख्तावर खान के वजूद की मैसूर की महक दर खानदादा के हवासों को पुरसकून करती गई थी। वो गहरी नींद में होने की वजह से उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकी थी। अचानक वो हिली तो दरक के माथे पर कई बल सिमटे। वो अचानक घबराया था। वो इसे हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता था, ना ही अपने अंदर इमेज मजीद उसकी नज़रों में खराब कर सकता था। बख्तावर खान अपनी जगह से गर्दिश करते अचानक उसके सीने से आने लगी थी। एक हाथ दरक खानदादा की हल्की बीयर्ड पर रखते वो मजीद उसके सीने में घुसी। दरक का दिल उसकी हरकत पर उछल कर मुंह को आया था। ये आंखों में फैली घबराहट अचानक सुकून में बदलती चली गई क्योंकि वक्त उसके सीने से लगे बेहद सुकून से सोई हुई थी। दरक नरमी से उसकी पेशानी चूमते उसके गालों को अपने लबों के नर्म लम्स से महकाते उसकी जुल्फों के साए तले आंखें मूंद गया। शावर लेकर वो बालों में उंगलियां चलाता रूम में दाखिल हुआ। नजरें सीधा बेड पर गुठली की सूरत में बैठी दीदम पर ठहरी थी। उसे कमरे में पाते पूरे वजूद में सुकून सा दौड़ा था। वो एक भरपूर निगाह इस खूबसूरत वजूद पर डालते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही ट्राउजर में उसका कसरती वजूद पहले से ज्यादा नुमायां हो रहा था जबकि नजरें अब तक दीदम पर टिकी थी। गहरी सांस भरते वो परफ्यूम खुद पर छिड़कते दराज की सिमत बढ़ा। फर्स्ट एड बॉक्स से निकालते वो उस तक पहुंचा जो उसकी धमकी के जेरे असर इसी पोजीशन में चुपचाप बैठी थी। पाँव सामने करो। कट खोलते दारियान ने उसे संजीदगी से मुखातिब किया जिसके दोनों पांव शदीद जख्मी हो चुके थे। उसे यूं ही बैठा देख दारियान ने आहिस्तगी से उसके पांव पकड़ते बारी बारी दोनों पांव की ड्रेसिंग की। निदम की सिसकियों को वो सिरे से इग्नोर कर गया था। हाथ धोकर वो कमरे से बाहर निकला। बावर्ची खाने से खाने की ट्रे तैयार करते हुए रूम में लौटा। खाना उसके सामने रख गया। बिना जिद किए आराम से खाना खा लो मेरी जान, क्योंकि तुम्हारे इनकार की सूरत में मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दारियान इसके चेहरे को गहरी दिलचस्प निगाहों से देखते गंभीर सरगोशी नुमा आवाज में बोला। बेदम ने भीगी आंखों से उसे घूरा था। इन नीली आंखों में आंसू दारियान अब्बास खान को हरगिज भी पसंद नहीं थे। जब भी वो बेहद नरमी से झुकते उसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूम गया था। दीदम के दिल की बेहंगम धड़कनों का शोर सुनते वो लब दबाए पीछे हटा।
اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ دیدم کھانا کھانے لگی تھی۔ داریان بیڈ پر ترچھا لیٹا اب بھی اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، جو بار بار اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ چند نوالوں کے بعد وہ ہاتھ پیچھے کر گئی، جس پر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ ٹرے اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے اسے میڈیسن کھلاتے، شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ دیدم اسے بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کے ایک دم سے خوف سے سفید پڑ گئی۔ اس کے تاثرات جانتے ہوئے بھی داریان اگنور کر گیا تھا۔ آپ وہ وہاں سو جائیں، وہ انگلی اٹھاتے اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولی، جس پر داریان نے آئی برو اچکاتے صوفے کو دیکھا تھا، اور پھر اپنی کمسن بیوی کو۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کہا تھا ڈارلنگ، جو میں اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اس صوفے پر رات گزاروں۔ کل رات بھی وہ اس کی تکلیف کا احساس کرتے صوفے پر سویا تھا، مگر آج اس کا ہرگز بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا، کمفرٹر خود پر اوڑھتے دیدم کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جو ایک دم سے بدک کر بیڈ کے کونے پر اٹکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، اس کے عمل کو وقت سے پہلے ہی سمجھتے، وہ اسے جلدی سے جکڑتے اپنے قریب کھینچ گیا۔ ابھی ڈریسنگ کی ہے، خبردار جو بیڈ سے اٹھنے کی کوشش بھی کی تو وہ مکمل طور پر اس کے مضبوط حصار میں قید ہو چکی تھی۔ داریان عباس خان جیسے ہٹے کٹے 26 سالہ مرد کے سامنے وہ دھان پان سی لڑکی ایک دم سے دب سی گئی تھی۔ وہ اس کی ساحرانہ پرسنالٹی، اس کے وجود کی جان لیوا خوشبو کو اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کرتے بدک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ گلابی گال ایک دم سے دہکتے سرخ پڑے تھے۔ اس کی شرم و حیا داریان عباس خان کے جنون کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس لڑکی کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل داریان عباس خان کے دل و دماغ میں ایک شدت سے برپا کر دیتا تھا۔ دیدم شاہ زین ملک کو لے کر اس کے ذہن نے 7 سال کی عمر سے ہی محض ایک لفظ سوچا تھا، وہ تھا میری۔ اسے معلوم تھا وہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنوں سے کیا ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ دیدہ ابھی اور اسی وقت میرے نزدیک آؤ فوراً۔ اس کا دور جانا داریان خان کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھر گیا تھا۔ دنیا کچھ بھی کرے وہ برداشت کر سکتا تھا، مگر دیدم کا خود اس سے دور جانا اسے قطعی برداشت نہیں تھا۔ دیدم بھیگی آنکھیں چپکتے اسے نروٹھے پن سے دیکھنے لگی۔ اس کی حرکت پر داریان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری، جیسے وہ سنجیدگی کے لبادے میں چھپا گیا۔ دیدم سر جھکائے فوراً سے اس کے قریب ہوتے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ داریان گہری سانس بھرتے اس کے گرد اپنے بازوں کا مضبوط حصار باندھے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اسے نرمی سے گود میں بھرتے وہ خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے بالوں کی جڑوں کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دیدم کی گہری سانسیں محسوس ہوئی تو داریان نے جھک کر اس کی چھوٹی سی پیشانی کو بارہا اپنے لبوں کے لمس سے مہکاتے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں دی، تم دی جان سے خوف زدہ ہو، مگر میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری زندگی، تمہارا داریان ان سب کو ہینڈل کر لے گا، بس تم ہمیشہ میرے پاس رہنا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے اپنے لفظوں سے اسے پرسکون کرنے لگا تھا، جس کی سانسیں بھاری پڑتی جا رہی تھی۔ دیدم شاہ زین ملک کی زندگی کی دوسری رات تھی، جو اس نے بنا کسی خوف و خطر کے اپنی آنکھیں ایک مضبوط حصار میں موندی تھی، کیونکہ اب اسے یقین تھا کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ اپنے سینے پر بوجھ محسوس کرتے وہ ہلکا سا کسمسائی۔ نیند میں ہلکا سا ہلل پڑا، مگر آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اچانک اپنی گردن پر کسی کی جلساتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے بخت کے ماتھوں پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ ہلکی براؤن آنکھوں میں نیند کے سبب سرخیاں گھلی پڑی تھی۔ گردن کو مسلسل ہلاتے اس نے آنکھیں ایک دم سے کھولی تو پہلی نظر اپنے وجود سے لپٹے درخت اندازہ پر پڑی۔ وہ شرٹ لیس اس کے وجود سے چپکا ہوا تھا، ایک بازو بڑی مضبوطی سے بخت کے پیٹ سے گزرتے کمر کو قید کیے ہوئے تھا۔ بخت کا سانس لمحے بھر کر رکا، پھر نفرت نے ایک دم سے وجود میں ترائیت کی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ایک دم سے اس کا بھاری بازو اپنے وجود سے ہٹاتے وہ دور ہوتی اسے قہر بار نظروں سے گھور رہی تھی، جس کی آنکھ اچانک اس عمل پر ہڑبڑا کر کھلی تھی۔ نیم واسعہ آنکھوں میں نیند سے سرخی کی کچی ڈوریاں تیر رہی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتے ایک دم سے اٹھ بیٹھا، وجود میں انتہائی ناگواری چھائی تھی۔ صبح ہی صبح اس کی نیند خراب ہونے کا مطلب اس کا موڈ سخت بگڑا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بیڈ پر میرے نزدیک سونے کی؟ بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ہاتھ بخت کی پھنکارتی ہوئی آواز پر ایک پل کو تھمے،
जिसे नजरअंदाज करते वो लब भींजे खामोशी से बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। मैं को तुमसे मुखातिब हूँ दरक खानदादा, क्या तुम मेरे नींद का फायदा उठाने की कोशिश करने के लिए मेरे नजदीक आए थे? वो अचानक सुर्ख पड़ी थी, चेहरे से धुआं सा निकला, दिमाग ने नफरत को मजीद तूल दी। दरक अब भी खामोशी से आंखें मूंदे लेटने के ऐसे अंदाज में बैठा हुआ था, या फिर माफिया मांगने का ढोंग खत्म हो गया। दरक खानदादा, और अब तुम्हें अपनी हवस वक्त की नफरत भरी आवाज उसके गले में दम तोड़ गई थी। मुकाबले ने इसे इतनी शिद्दत से अपने सिमट खींचा था कि लड़खड़ाकर खुद इसकी बाख्तगी वो लड़खड़ाकर ख्वास बाख्तगी की कैफियत में उसकी कुशादा सीने का हिस्सा बनी थी। क्या खौफ ज़दा सी निगाहें इनसे आंखों में गाड़े वो अब हल्का हल्का लरज रही थी। तुम्हारे पास अब कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं रहा बख्तावर दरक खानदादा, तुम सत्ता पैर सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मुझसे खुद को छुपाने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका हूँ। उसकी तीखी नाक गुस्से से सुर्ख होती गई थी, आंखों की लाली में गुस्से के साथ साथ सर्द महरी भी बढ़ती चली गई थी। बख्तावर उसके हिसार में अभी भीगी आंखों से उसे देखते हल्का हल्का लरज रही थी, चेहरा अलग सुर्ख हुआ था। आइंदा इस खूबसूरत रिश्ते को हवस का नाम दिया तो बखुदा तुम दर खानदादा के होश में उसके ऐसे रूप को देखोगी कि तुम्हें मर्द जात से नफरत हो जाएगी। वो कम गो था इसलिए मासूम था, ऐसा वक्त को लगता था, मगर आज उसका हर वहम एक एक करके टूटता जा रहा था। वो उसके वजूद में समाई कहीं से भी उससे बड़ी कहीं नहीं लग रही थी। उल्टा वो हट्टा कट्टा मर्द इस पर हर तरह से हावी था। उसकी गुलाबी आंखों में अपना खौफ देखते ही दरक ने इसके शानों पर से गिरफ्त ढीली कर दी। नरमी से उसकी झुकी थोड़ी को अपनी खुरदरी उंगलियों की मदद से उठाते हुए उसकी आंखों में सख्ती से देखने लगा। उसके कमरे में हमारा रिश्ता भी इस कमरे में हमारा जैसा भी रिश्ता है, इस कमरे से बाहर तुम मुझे तमीज से बुलाओगी। अगर ऐसा ना किया तो अंजाम से तुम वाकिफ हो। वो उसका सर्द पड़ता गाल नरमी से थपक से इसकी खुश्क सांसों को मजीद खुश्क करता बिस्तर से उठ गया। वक्त के कान थाई थाई करने लगे थे। शादी की पहली रात के बाद वो इसे जलील करती आई थी। वो खामोशी से हर बात सुन रहा था, नजरें झुका लेता था, कहता कुछ भी नहीं था। मगर आज उसकी आंखों के सर्दपन ने बख्तियावर खान की हड्डियों तक में सरसराहट दौड़ा दी थी। वो कंबल खींचते जल्दी से बेड पर करवट के बल लेटी, आंखें सख्ती से मूंद गई। दस्तरखान पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। एक एक करके खाना हवेली के सभी नफूस वहां अपनी अपनी मखसूस नशिस्त पर आ बैठे थे। दरक खानदादा के दाएं जानिब वक्त बैठी खामोशी से नजरें झुकाए हुए थी। उसके चेहरे की लाली भीगे बाल देखते ही बारीना खानम खामोशी से लब भींच गई थी। दूसरी जानिब दारियान अब्बास खान हर रोज की तरह आज नाश्ते से गायब नहीं था। वो दी जान की सरबराही कुर्सी की दाएं सिमट बैठा था। बाएं जाना बहराम खानदादा की नशिस्त खाली थी। दीजान सब पर एक सर्द निगाह डालते नाजिया खानम को देखने लगी। गुल कहाँ है? वो इनकी लाडली थी, कल दिन से वो इन्हें नजर नहीं आई थी। वो मुख्तलिफ कामों में उलझी उसका पूछना ही भूल गई थी। नाजिया खानम हल्का सा गड़बड़ाई। वही रोशाबा खानम के लबों पर तेज मुस्कुराहट फैली। दीजान, वो कमरा में आराम कर रहा है। घर के बड़े मर्द मर्दान खाने में जा चुके थे, माँ सवाए दर खान दादा और दारियान अब्बास खान के। ऐसा क्या हो गया हमारा बच्चा को? वो तो सुबह सुबह उठने का आदी है, हम कल से उसे देख नहीं सका। रोशाबा खानम कुछ कहना चाहती थी, मगर दरक और दारियान का लिहाज करते इनकी जबान फिलहाल बंद थी। जो भी था बहराम उनका लाडला था, वो इसकी इज्जत पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो नाजिया खानम गड़बड़ाई। वक्त ने ना समझी से उन्हें देखा था, जो कुछ घबराई हुई सी दिख रही थी। दीजान एकदम से उठी, बिना कुछ कहे वो लंबे लंबे कदम उठाते गुलबहार खान के कमरे की सिमत बढ़ गई, जहां वो 2 दिनों से मुकीम थी। नाजिया खानम के हाथ पांव फूले, वो इनके पीछे ही घबराई हुई सी गुलबहार के कमरे की सिमत बढ़ गई। गुलबहारा हमारा चांद। दीजान की आवाज में तड़प थी, मोहब्बत थी। वो खानदान भर की पहली बेटी थी, जिसे दीजान ने अपनी सगी बेटी दीदारम से बढ़कर चाहा था। वो थी ही ऐसी चाहे जाने के काबिल। बेड के नजदीक इनके कदम ठटर कर थमे। वो सफेद बड़े से कंबल में लिपटी हुई थी। क्या हो गया इसको? वो मुतफक्कराना अंदाज में पूछती नाजिया खानम को देखने लगी। दी जान, तबीयत खराब है, कल से बुखार हो गया है उसे। वो पसीने से सराब और घबराहट ज़दा सी कैफियत में बोली थी। दी जान का बढ़ता हुआ हाथ थम गया। अच्छा, आराम करने दो इसको। वो मुतज वो मुतजबजब वो मुतज वो मुतज़ब्ज़ब सी क्या कहते कमरे से बाहर निकल गई। इतना मुश्किल लफ्ज़ मेरे से तो अदा ही नहीं किया जा रहा।
नाजिया खानम ने कब की अटकी सांस बहाल की थी। गहरी सांस भरते वो दिल के मकाम पर हाथ रखते गुलबहार खान को देखे गई, फिर लब सख्ती से भींजे वो कमरे का दरवाजा बंद करते बाहर निकल आई थी। वो कल रात से अपने कमरे में बंद थी। निकाह के वक्त देवतन किया गया लिबास अब तक उसके वजूद पर था। तेरी जैसी अपाहिज लड़की को पैदा होते ही मार देना चाहिए था, तो सारी जिंदगी हमारे सीनों पर मूंग दलेगी। बेगैरत सुरमई आंखों की वीरानी में एक धुंधला सा अक्स लहराया था। वो बड़ी सी हवेली में पैदा हुई एक धुतकारी हुई लड़की थी, जिसे उसकी माँ ने ही लंगड़ी कहकर पाँव की जूती बना दिया था। तेरे बाप ने तुझे बेचा है, तू बीवी नहीं बनेगी मेरी, तू मेरी रखेल बनेगी दिलरुबा। हबासत से भरपूर नजरें थी और हाथ दरखानी के पहलू में गर्दिश कर रहा था। वो जैसे आग के जलते भांबड़ में जल उठी थी। पूरा वजूद कोयला कोयला हुआ था। वो उसका लबास फाड़ने लगा था जब वो पूरी कुव्वत से उसके बाजू पर काटते हुए हिम्मत करते उठी थी। गुलदान उसके सर पर मारते वो अपनी फर्श पर गिरी चादर उठाते खिड़की से ही भागी थी। और बस इसी रात तरखानी की जिंदगी ने वहशतों को अपना घर बना लिया था। वो रोती रही थी, ये सोचती रही थी कि अगर खुदा ने इसे मुकम्मल बनाकर नामुकम्मल कर दिया था तो इसमें इसका क्या कसूर था। इस वक्त उसे मौत से वहशत होने लगी थी। वो मर जाती तो इसका वजूद को न जाने कौन कौन और कैसे नोचता। डिप्रेशन की आखिरी हद खत्म हो गई थी इस लड़की पर। और फिर कहानी का आखिरी पेज आखिरी हिस्से से पलट गया था। बिल्कुल एक नया मोड़, नया रुख आ गया था। मोड़ने वाला तो वो था आसमान पर बैठा, जिसने जोड़ी आसमान से बना दी है। वो जो जिसका है उसी के हिस्से में आएगा। और बस दरखानी जरा खानदादा के हिस्से में आई थी। एक नामुकम्मल लड़की को एक मुकम्मल कामयाब खूबसूरत तरीन और शफाफ मर्द से इस खुदा ने मुकम्मल कर दिया था। आंसुओं का झरना टप टप उसकी आंखों से बहता चला गया। दरा खानदादा बाज नहीं आया था। वो इसी दिन दोपहर को अपने साथ मौलवी और गवाहान ले आया था। सरपरस्त के तौर पर इनके निकाह में बख्तियार खान शामिल हुआ था, जिसने दरखानी के भाई के तौर पर उसकी सरपरस्ती की थी। इन दो मर्दों की वजह से पहली बार दरखानी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी। एक ने उसे बहन बनाया तो दूसरे ने अपनी इज्जत। वो वाकई में मर्द जात के मुतलिक नावाकिफ थे, या आज तक जो मर्द उसकी जिंदगी में शामिल हुए थे वो वाकई मर्द नहीं न मर्द थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो ठटक कर करंट खाते मुड़ी थी। बड़ी तेजी से नरम और नाजुक हथेलियों से गालों को रगड़ा। वो लब भींजे अपने सामने देख रही थी, जहां से ढेरों शॉपिंग बैग थे। थामे लद्दा फंदा जरा खानदादा अंदर आता दिखाई दिया था। दरखानी का चेहरा गुलाब हुआ और वो घबराई। निकाह के बाद जिनकी रूबरू पहली मुलाकात थी, वो निकाह के फौरन बाद निकला और कल के बाद अब लौटा था। गुड मॉर्निंग मिसेस खानदादा, वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। दरखानी इसके थकन से चूर चेहरे को पड़ चुकी थी, जिससे वो अपने मुस्कुराहट में छुपा गया था। सारी रात ड्यूटी देने के बाद वो 2 घंटे शॉपिंग मॉल में जलील हुआ था। उसके साइज के मुताबिक हर चीज खरीद डाली थी, जो तस्वुर में ही इसके वजूद पर वो देख भी चुका था। वो चंद कदमों के फासले पर रुकी, बैग हैंडबैग पर रखते उसे थाम कर अपनी समझ खींच गया। गुड मॉर्निंग के जवाब में शोहर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं मिसेज, वो भी एक किस के साथ। वो कहते झुककर उसकी पेशानी पर चूम गया था। ये पहला पाकीज़ा लम्हा था जिसे आंखें बंद करके महसूस करती दरखानी उस सुकून को अपने दिल तक में उतरता महसूस कर सकती थी। लबों की कपकपाहट बढ़ी थी, आंखें गुलाब होने लगी। जरा खानदादा वालाना निगाहों से उसके चेहरे के हर रंग को देख रहा था। दिलफरेब से दिलनशी हर रंग उसके चेहरे पर आया थे। वो पास था, बहुत पास। अगर वो झुकता तो उसके होंठ दरखानी की पेशानी को फिर से छू लेते। वो अपनी सोचों से थक हार कर उसे हकीकत में सीने में भींच कर गहरी सांस भरने लगा। इस रोमांटिक हक का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। दरखानी की धड़कनें मुंतशिर होती जा रही थी। जरा खानदादा की कलोन की तेज खुशबू उसकी हवासों पर बुरी तरह से तारी होती गई थी। वो इससे अलग हुआ। दरखानी घबरा कर सर झुका गई। थोड़ी देर रेस्ट कर लो मिसेज, फिर आज रात तुम्हारी रुखसती है। वो अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगा था। शायद चेक कर रहा था कि वो इतने लाल क्यों थे। दरखानी की सुरमई आंखों में हैरत, सवाल और ताज्जुब एक साथ उभरा। जरक ने हाथ फैलाया, उसे सीने में भींजा। ज़रक ने हाथ फैलाया, उसे सीने में भींजा। इस कमरे से ज़रा खानदादा के कमरे में रुखसती तो रुखसती होती है ना मेरी जान, वो दिलकशी से कहकर आंख विंग करता उसे फिर से सुर्ख कर गया था। वो सच में इतनी सी बात पर ब्लश करती उसे बुरी तरह से अट्रैक्ट करती जा रही थी। वो यूरोप जैसे आज़ाद माहौल में रहा था। एक अरसा दराज तक बोल्ड से लेकर मासूम लड़कियों से उसका पाला पड़ा था, मगर इनमें से शायद ही कोई इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत थी। ये ज़रा खानदादा की अपनी तहकीक थी।
जब दिल किसी का मुरीद हो जाए तो वो अक्सर ऐसे ही तहकीक और हक़ाइक़ पेश करता है, जिनका असल ज़िंदगी में कोई ख़ास नामो-निशान नहीं होता। ज़रा ख़ानज़ादा भी अब दिल की सुन रहा था। वो इसे देख रही थी, फिर पलकें झुकाकर गहरी साँस भरी। तुम बैठ सकती हो, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ काफ़ी। सारी रात रेस्ट करना चाहता हूँ काफ़ी सारी, ताकि आज रात को मैं अपनी शादी पर हशाश-बशाश दिखूँ। वो कॉलर झाड़ते अकड़ा सा गया। दरखाने की खिलखिलाहट अरूज पर थी, जिसे देखते ज़रा खानज़ादा कई लम्हों तक स्टिल रह गया। वो वाक़ई वहाँ रुका नहीं था। अगर रुक जाता तो रुखसती का प्रोग्राम उसे लाज़िमन कैंसल करना पड़ता, जो कि वो करना नहीं चाहता था। दरखानी धुंधली नम आँखों से उसकी चौड़ी पुश्त को देख रही थी, मगर इस बार आँखों में नमी खुशी की वजह से थी। खाना खाओ, सुर्ख नज़रों से प्लेट को घूरते उसने सामने बैठी दीदम को देखा, जो कुछ भी बोल नहीं रही थी। सुबह से दोपहर का 1 बज रहा था, वो मुकम्मल खामोश थी। बिना कुछ खाए-पिए वो मुसलसल ज़िद पर थी। दारियान लब बिसकती से भींजे से देख रहा था। वो नहीं जानता था आखिर क्या हुआ है। वो इसे अकेला छोड़कर आधे घंटे के लिए हवेली से बाहर गया था। वापिस आया तो वो पहले से भी ज़्यादा बदली हुई थी। वो खौफ़ज़दा नहीं, वो दहशत ज़दा थी। दारियान इसके नज़दीक गया तो वो चीखने लगी थी। बुरी तरह से बिलखने लगी। दारियान घबराकर इससे दूर हुआ था। काफ़ी देर तक वो सोफ़े पर बैठा इससे बातें करने की कोशिश करने लगा, मगर वो हनूज़ चुप थी। चेहरे से ज़ाहिर होता था कि वो खासी थकन ज़दा थी या फिर डिप्रेशन में। बियर्ड पर हाथ फेरते हुए एकदम से उठा, दरवाज़ा अंदर से लॉक करते हुए लाइब्रेरी में घुसा था। सिगरेट की कश गहरे भरते वो अब सोचने लगा गहराई से आखिर क्या हुआ था। अचानक उसके कदम दबीज़ कालीन पर स्थिर हुए। दिमाग की हसासियत एक सेकंड में बेदार रही। सिगरेट उँगलियों में दबाए वो तेज़ी से मेज़ की तरफ बढ़ा। रूम का कैमरा ऑन था। इसने दीदों की सिक्योरिटी के लिए ही तो चोरी-छुपे कैमरा लगाया था। उसकी मखरूती उँगलियाँ कीबोर्ड पर गर्दिश कर रही थी। आँखें तेज़ी से आगे-पीछे की हर जंबिश पर हिल रही थी और फिर 10 बजकर 20 मिनट पर उसने वीडियो को ज़ूम करते क्लिक किया। वीडियो उसके सामने थी। वो लोगों पर 2 उँगलियाँ जमाए सामने देख रहा था। 6 मिनट गुज़र के दीदम उठी थी छड़ी के सहारे। वो नहाने के बजाय मुँह-हाथ धोकर वापस लौट आई थी। बेड पर बैठते वो रोने लगी। दारियान के माथों पर बलों का जाल मज़ीद गहरा होता चला गया। गुलाबी आँखों को रगड़ते उसने हाथ मौजूद दराज पर रखी एक तस्वीर उठाई थी। काँपते हाथों इस तस्वीर को थामे वो कुछ देर लब पढ़ रही थी। आँखें बंद किए उसने कुछ पढ़कर इस तस्वीर पर फूँका, फिर तस्वीर वापस रख दी। दरयान की सुर्ख आँखों में एक अलग-सा रंग उभरा। वो इसकी हिफ़ाज़त करता था, इसलिए शायद वो इसकी हिफ़ाज़त के लिए कुछ पढ़कर उसकी तस्वीर पर फूँक रही थी। इसे खुशी नहीं हुई थी। दर्द की तेज़ लहर इसके दिल पर उतरती चली गई। वो इतनी खौफ़ज़दा थी, सच में ज़ुल्म की इंतहा थी। जबड़े पूरी क़ुव्वत से भींजे वो अब सुर्ख़ नज़रों से सामने देख रहा था। कुछ भी ख़ास ना दिखने पर थक-हार कर लैपटॉप ऑफ़ करने लगा। लैपटॉप ऑफ़ करते उसके हाथ एकदम से रुके थे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। कोई बाहर से अंदर आया था। उसके मना करने के बावजूद भी उसकी आँखों में सर्दपन की जगह अजीब पथरीले तासुरात उमड़े। वो जुरैद खान था, जिसे देखते ही दीदम का रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया था और दारियान अब्बास खान का चेहरा इंतहाई सुर्ख़। वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींजे वो कमाल ज़ब्त से स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ जुरैद खान अब कमीनगी से मुस्कुराकर दीदम की सिमत बढ़ा था। वो घबराई हुई सी खिसक कर बेड की दूसरी सिमत होती जा रही थी। वो झपटा, दीदम चीखी। इसकी बेबसी पर जुरैद खान के कहके कमरे में बुलंद होते चले गए। वो इसे धमका रहा था। ये अलग बात थी, दारियान अब्बास खान के डर से वो इसे छूने से बाज़ रहा था, मगर वो इसे अपने रवैये, अपने लफ्ज़ों से ख़ासा डरा गया था। वो इसे कह रहा था दारियान अब्बास खान इसे छोड़ देगा। जिस दिन वो इसे हासिल हुई, वो इसे इस्तेमाल करके छोड़ देगा। फिर वो रोज़ रात उसकी बाहों में गुज़ारेगी, उसकी बीवी बनकर। इससे ज़्यादा दारियान अब्बास खान की हिम्मत नहीं थी देखने की। लैपटॉप बंद करते वो दोनों हाथों में चेहरा गिराए गहरे साँस भरने लगा। जब दर्द से दिल फटने लगा तो धाड़ से दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। दीदम घबरा कर उसे देख रही थी। वो उसकी तरफ सपाट चेहरे से बढ़ रहा था। दीदम ने गैर महसूस तरीके से चादर अपनी गर्दन पर बराबर की। दारियान की आँखों में मिर्चियाँ सी भरी थी। वो उसे झुक कर बाहों में भरते बिना कुछ कहे बाहर निकला था। दीदम घबराहट ज़्यादा से उसे देख रही थी, जिसने बिना कुछ कहे इसे आहिस्तगी से उठाया था और नीचे लॉन्ज में मौजूद सोफ़े पर बिठाते एक निगाह दी जान के करीब बैठे ज़ेगम खान पर डाली और फिर ज़ेगम खान के मामाज़ाद भाई जुरैद खान पर, जो काफ़ी अरसे से हवेली में ही मुकीम था। और क्यों मुकीम था, ये बात वहाँ मौजूद हर नौकर तक अच्छे से जानता था। दीदम जुरैद खान को सामने देख खौफ से नीली पड़ती गई। दीजान का चेहरा धुआं-धुआं हुआ, जबकि बेगम और जुरैद खान खुद को ख़ासा लापरवाह ज़ाहिर कर रहे थे, जो वो थे नहीं।
बेगम खान इसे करीब आता देख रहा था। जिसने करीब आते ही दरेद खान को बालों से जकड़ते पूरी कुव्वत से खींचा। मारे खौफ हर नफूस का चेहरा मारे खौफ और घबराहट के खुले का खुला रह गया। बेगम खान झटके से उठा। वही दीदम ने सर नफे में हिलाते लोगों पर हाथ रखे। दारियान अब्बास खान दुरेद खान को नीचे फर्श पर फेंकते अपनी बेल्ट निकाल चुका था। पे दर पे इसने कई बार उसकी पीठ पर किए। ऐसे कि दरेद खान बिलबिला उठा। अब्बास खान और बाकी सभी भागे भागे मर्दाने से वहां आए तो सामने का मंजर देख सबके चेहरों पर गजब छाया। दारियान अब्बास खान किसी बिखरे हुए शेर की मानद इनसे भिड़ पड़ा था। वो जख्मी शेर की मानद दुरेद खान के बखियों धे रहा था। उसे गिरेबान से जकड़ते एक साथ न जाने कितने ही घुंसे उसकी नाक पर मारे थे कि वो लहूलुहान हो गया। दीजान का जब्त जवाब देता जा रहा था। इनके सामने दुरेद खान नहीं, इनका अपना वजूद घूम रहा था, जो वो दुरेद खान की जगह अपने आप को तस्वर कर रही थी। जल्द दारियान अब्बास खान इनके सामने इनके मद मुकाबिल होने वाला था। किसके लिए? इस दो कोड़ी की लड़की के लिए। इनकी आंखों में दीदम के लिए नफरत बढ़ती चली गई। था ही क्या उसके पास सिवाय खूबसूरत शक्ल और बदन के। जहन ने नफरत के जज्बात उभार डाले थे, जबकि दूसरी तरफ दारियान की आवाजें बुलंद थी। मेरी बीवी को हाथ लगाएगा तू, इससे टॉर्चर करेगा तू, इसे गंदी नजरों से देखेगा तू, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा आज। वो भड़क रहा था। बोल बोल कर आवाज बैठ रही थी, मगर वो चुप नहीं हो रहा था, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वह मुश्किल से दरक और जेगम ने उसे लपेटा था। आगे पीछे से उसे घेरते वो बाकी सबके साथ इसे पीछे करते गए। दुरेद खान खून से लथपथ अधमरी हालत में अपने उधेड़े वजूद समेत वहां से भागा था। दीदम दारियान अब्बास खान की आवाज बख्तावर की चीख पर गले में अटकी। वो खून उगलती नजरों समेत मुड़ा था। दीद वो खुद को छुड़ाते पागलों की तरह उसकी समझ भागा, जो सोफे से नीचे बेहोश होकर गिरी थी। चेहरा सर्द था, बर्फ की मानद सर्द। वक्त भीगी आंखों से देख रही थी। जिसे बाहों में उठाए दारियान अब्बास खान अपने कमरे की तरफ भागा था। सुर्ख खान खून आलूद नजरें सफेद रविश पर जमाए वो तेज तेज कदम उठाते हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था। सफेद सूट पर ढेरों शिकने थी। वो 2 दिन से उसने लिबास तब्दील नहीं किया था। लॉन्ज में दाखिल होते उसके भारी कदमों की तेज धमक पर मुलाजमिन समेत सभी खवातीन ने मुड़ कर उसे देखा था। रात के खाने के बाद अब कहवे का दौर चल रहा था। ऐसे में वो बिना किसी को सलाम किए स्पॉट चेहरे समेत अपने कमरे में दाखिल हुआ था। ठा की जोरदार आवाज से दरवाजा खुलते हुए अंदर दाखिल हुआ। बगैर खिलाफे तो गुल बहार के ही भी नहीं थी। शफाफ माथे पर एक साथ न जाने कितनी ही नागवार लकीरों का जाल उभरा था। छिमी गुलबहार कहाँ है? वो इन्हीं कदमों से पलटता बाहर निकला। करीबी छिमी काम करती दिखाई दी थी, जो हड़बड़ाकर बहराम खानदादा के कहर बाहर चेहरे को देखते थूक निकलने लगी। आजकल वो यूं ही जलता हुआ आग का गोला बना घूम रहा था। वो लाला अपने कमरे में है, गुलबहार बीबी। वो खौफ से सफेद पड़ते चेहरे समेत जल्दी से बोली थी। बहराम के चेहरे की सुर्खी मजीद बढ़ी। जबड़े और भी सख्ती से भींजे, वो आंखें एक पल को मूंदे गिरे गहरे सांस भरने लगा। जाओ जाकर उसे मेरा पैगाम दो, 2 मिनट में वो मुझे मेरे कमरे में चाहिए, वरना मैं उसके साथ साथ तुम्हारा भी हशर बिगाड़ दूंगा। जी लाला, वो लड़खड़ाते हुए कहती फौरन से भागी थी। गुलबहार खान की वजह से बहराम की बेटी मरी थी। उसे जनाजे पर तलाक देने लगा था। ये बात हवेली के मुलाजमीन के साथ साथ पूरे गांव में फैल चुकी थी। अब वो इसे कमरे में बुला रहा था। छिमी खास थी तो तशवीश में भागी भागी इसके कमरे में गई थी। गुल खानम वो बिना नॉक किए धड़म से हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई थी। आईने के सामने खड़ी गुलबहार खान की गहरी आंखों में सर्द महरी और पथरीले तासुरात समटे कंघी करने लगी। वो अभी भी शावर लेकर निकली थी, बालों को खुश्क करने की कोशिश नहीं की थी। वो बस ऐसे ही अपने दोनों वो बस ऐसे ही अपने 2 दिनों के उलझे बालों को खींच खींच कर सुलझा रही थी। गुलाबी रंग की खूबसूरत पठानी पोशाक में उसका नुखेर सरापा पहले से ज्यादा जादुई नजर लग रहा था। जिसम पर जगमगाता वो रंग चेहरे पर फैली सुगवारी समेत मजीद हसीन दिख रहा था। वो आपको बहराम लाला अपने कमरा में बुला रहा है। अगर आप 2 मिनट में उनका कमरा में नहीं गया तो वो आपको और हमको मार देगा। छन्नों के चेहरे पर फैले तासुरात अब भी खौफजदा थे। गुलबहार इससे बिना कोई जवाब दिए हनूज साकित खड़ी आने में झलकते अपने भड़कीले अक्स को देखती बालों को कंघी करने लगी, ऐसे जैसे बहराम खान दादा का हुक्म उसके लिए कोई अहमियत न रखता हो। छन्नो इससे यूं ही खड़ा देख मजीद घबराई थी। बीबी तुम जाओ यहाँ से छिमी,
गुलबहार खान उसे बुरी तरह से टोकते अपने काम में मसरूफ रही। लंबे सुनहरी बाल सुलझाने मुश्किल थे उसके लिए, नाजिया खानम ही उसके बालों को सुलझाती थी। मगर 2 दिनों से वो बिल्कुल बदल गई थी, किसी से बात करना तो दूर, वो देखने तक की रवादार नहीं थी। बालों में कंघी करते उसके हाथ अचानक रुके, जब अचानक धाड़ की जोरदार आवाज से दरवाजा खोलते बहराम खानजादा तने असाब समेत अंदर दाखिल हुआ। गुलबहार खान की इस आमद पर कोई भी तासुर दिए बगैर यूं ही अपने काम में मशगूल रही थी। बहराम सुर्ख लहू रंग आंखों से उसे देखते भारी कदम उठाते आगे बढ़ा, उसे बाजू से जकड़ते हुए एक झटके से उसका रुख मोड़ गया। दोनों शानों से जकड़ते हुए उसे बुरी तरह से ड्रेसिंग मिरर के सामने लगा गया। दर्द की तेज लहर गुलबहार खान के पूरे वजूद में दौड़ी थी। आंखों में सुर्खी की रमक तेज होती गई। वो भीगी आंखों समेत उसे खूनख्वार नजरों से घूरते उसके हाथ बुरी तरह से झटक गई। उसका रद्द अमल बहराम खानजादा के तन बदन में आग लगा गया। मैंने पैगाम भेजा था तुम्हें, तुम आई क्यों नहीं मेरे कमरे में? हम्म। वो ऐसे बालों से जकड़ते उसका चेहरा अपने नजदीक कर गया था। बहराम खानजादा की गर्म झुलसा देने वाली सांसें गुलबहार खान अपने चेहरे पर महसूस करते सख्ती से लब भींच गई। हमारा आज छोड़ो तुम खान, वो बुरी तरह से भीपरी उसके चेहरे पर घुराई थी। गिरे आंखों में नफरत का ठाठे मारता समंदर मौजूदन था। उसका एटीट्यूड बहराम खानजादा को मजीद मुश्तल कर गया था। हाथ छुड़वाना है तुम्हें? वो इसके चेहरे को घूरते गुस्से से घूरते एक एक लफ्ज चबा कर बोला था। उसके बाजू को जकड़ते हुए से अपने साथ घसीटते हुए कमरे से बाहर निकला। रोशाबा खानम और बारीना खानम की नजरें बहराम खानजादा के चेहरे पर जमी थी, जो हद दर्जा गुस्से में दिख रहा था। बहराम उसे जकड़े अपने कमरे में दाखिल हुआ था। बेदर्दी से उसे बेड की तरफ धकेलते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर गया था। गुलबहार खान की आंखों में आंसू का झरना था अमडा, जिन्हें बेदर्दी से पीछे धकेलते हुए वो बमुश्किल से सीधी होकर बैठी थी। बहराम उसे सरता पैर काटदार निगाहों से घूरता आगे बढ़ा, तो वो डर कर दोनों हाथों में चेहरा छुपा गया। उसका एक्ट इस कदर अचानक था, बहराम मजीद बुरी तरह से मुट्ठियां भींचते अपनी आंखें मजबूती से मीच गया था। वो चाहकर भी इस पर हाथ नहीं उठा सकता था, ना ही इसे मजीद किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने के हक में था। उठो और मेरे लिए खाना लाओ गुलबहार खान, और खबरदार जो अब मुझे किसी दूसरे कमरे में नजर भी आई, तुम्हारे शोहर का कमरा ही तुम्हारा कमरा है, इसलिए अब तुम्हारा जीना मरना मेरे साथ है। बहराम उसे सर्द नजर से घूरते दो टोक अंदाज में बोला था। उसे छूते ही उसे एहसास हुआ था कि वो सख्त बुखार में मुब्तला है। पूरा जिस्म आग की मानद तप रहा था, मगर फिर भी वो इसे छोड़ने का रवादार नहीं था। गुलबहार चेहरे से दोनों हाथ हटाए उसे एक नजर देखते चादर ओढ़ते कमरे से बाहर निकलने लगी। जब बहराम खानजादा की सर्द आवाज पर उसके कदम थमे, इस उलिये में जाओगी तुम बाहर? पुश्त पर उभरती उसकी आवाज में नागवारी साफ जाहिर थी। वो गुलबहार खान की भीगी पुश्त को संजीदगी से घूरते हुए स्पॉट लहजे में बोला था। बारीक दुपट्टे में इसका भीगा वजूद बहराम खानजादा को शदीद मुश्तइल कर गया था। उसका यूं बाहर जाना बहराम खानजादा को सख्त नागवार गुजरा था। जाओ और बाल समेटकर बड़ी चादर लेकर बाहर निकलो, उसके झुके सर और सुर्ख नाक को देखते तहकुम भरे अंदाज में बोला था। गुलबहार खान उसके नजदीक आने पर शदीद खौफ में मुब्तला हुई थी, इसीलिए अब उससे बहस करने की बजाय वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। गुलबहार उसके हुक्म पर अलमारी की सिरमत बड़ी थी शॉल निकालते, वो ड्रेसिंग मिरर के दराज से एक कैचर निकालते, भीगे बालों को समेटती, अपने पूरे वजूद को इस चादर से ढांपते कमरे से बाहर निकली थी। शावर लेकर वो शानों पर तौलिया रगड़ते बाहर निकला था। स्याह बाल माथे पर चिपके हुए थे, चेहरे पर छाई सर्दमहरी उसके चेहरे की दिलकशी को कई गुना बढ़ा गई थी। वो लब भींचकर पूरे कमरे में एक नजर दौड़ाते कुछ चौंका। नजरें सोफे के सामने मौजूद टेबल पर रखी ट्रे पर गई। गुलबहार खान कहीं भी नहीं थी। वो मुट्ठियों में तौलिया भींचते पूरी कुव्वत से सोफे पर मारता दरवाजे की सिमत बढ़ा, मगर अचानक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलने की आवाज पर उसके कदम थमे थे। वो भीगे चेहरे समेत बाहर निकली। पहले वाला लबादा तब्दील करके उसने खुश्क लिबास जेब तन किया था। स्किन कलर की बड़ी सी चाल में उसका छोटा सा वजूद पूरी तरह से छुप गया था। वो बेड की तरफ बढ़ी, जो बहराम ने उसे पुकारा। रुको, किसकी इजाजत से वहां जा रही हो? बहराम खानजादा की सर दवात पर वो लब भींजे एकदम से मुड़ी थी। चेहरे की रंगत बुखार के सबब हद दर्जा सुर्ख हो रही थी। बहराम उसकी भीगी आंखों में देखता लब सख्ती से भींजते सोफे पर बैठा। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता तुम यहीं खड़ी रहोगी। वो उंगली के इशारे से इसे वार्न करता खुद सोफे पर बैठा था। गुलबहार उसे एक नजर देखते सर खामोशी से झुका गई थी। मुकाबिल बैठते बैठे शख्स की नफरत भरी नजरें, उसका सर्द लहजा गुलबहार खान को रोने पर मजबूर कर रहा था। वो अगर मगर वो मजबूत बने हुए
वहीं खड़ी झुका गई। थोड़ी ही देर में वो खाने से फारिग होते उठा था। गुलबहार खान बर्तन ट्रे में रखते कमरे से बाहर निकली। बहराम खान दादा की नजरों ने संजीदगी से उसकी पुश्त को देखा था। वो वापस लौटी तो आंखें रो रो कर लाल हुई पड़ी थी। नौशाबा खानम ने उसकी खूब तजलील की थी। इनके लिए चाय बनाते उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था। उसने सारी जिंदगी कभी चूल्हे को छुआ नहीं था। चाय बनाना तो दूर की बात थी, मगर वो चुपचाप उनके ताने सुनती रही थी। अब भी वो रोती हुई अपना हाथ पकड़कर बेड पर बैठी थी। स्टडी रूम से निकलता बहराम उसकी सिसकियों की आवाज पर सख्त गुस्से में उसकी सिमत बढ़ाता, मगर बेड के नजदीक जाते उसकी निगाह गुलबहार खान के जले हुए हाथ पर पड़ी, जहाँ बड़े बड़े छाले बन रहे थे। ये क्या किया बेवकूफ लड़की! बहराम खान दादा भूल गया था वो कमरे में अपना मोबाइल फोन और सिगरेट लेने लौटा था। वो उसे सख्त गुस्से से झिड़कता तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, जो उसकी आवाज पर भीगी नजरों से उसे घूरती और भी जोर से रो दी थी। बहराम जरात की तरफ बढ़ा, फर्स्ट एड बॉक्स निकालते वो मरहम निकालता उसके करीब बैठा। नहीं, दर्द है, खान छोड़ो। वो दर्द से बिलखती अपना हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में मजीद रोने लगी। बहराम ने झंझलाहट से उसे घूरा था। खबरदार जो अब हाथ खींचा तो वरना जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। वो अचानक उसकी हसीन आंखों में देखते सख्ती से बोला तो गुलबहार खान सहमकर भीगी खौफजदा नजरों से उसे देखे गई। इन भीगी आंखों में ठहरे आंसू अब बहराम खानजादा के दिल में अलग सा तूफान बर्पा कर गए। वो सर झुकाए अब नरमी से मरहम उसके हाथ पर लगाने लगा, जिसकी सिसकियां बहराम को बहुत पीछे धकेल गई थी। कैसे जलाया हाथ, दाहिनी आईब्रू उचकाए वो सख्त गिर लहजे में मुस्तफसर हुआ था। गुलबहार खान ने उसे भीगी नजरों से देखते अपना हाथ बुरी तरह से खींचा। सर से चादर ढलकी थी। बहराम खानदादा की नजरें गुलबहार खान की गर्दन पर जम सी गई थी, जिसे महसूस करते हुए जल्दी से दूसरे हाथ से दुपट्टा दुरुस्त करते बेड से उठते दूसरी सिमत अपनी जगह पर लेटी। उठो और ये दवा खाओ। वो जानता था दर्द के सबब इसे सारी रात नींद नहीं आने वाली थी। जब भी पेन किलर के साथ उसने नींद की आधी गोली भी इसके मुंह में रखी और पानी का गिलास उसके के लबों से लगाया, जैसे वो चुपचाप पीते जल्दी से कंफर्टर में मुंह छुपा गई। उसकी एहतियाती तदबीर पर वो सुर्ख नजरों से घूरते रह गया था। गिलास में इस पर रखते हुए स्टडी रूम से लैपटॉप उठाता बिस्तर की तरफ बढ़ा। बेड क्राउन से टेक लगाते उसने लैपटॉप खोला खोला था। फिलहाल अपने जहन को मसरूफ रखने का उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। थोड़ी ही देर में उसके सोने का एहसास हुआ तो वो लैपटॉप बेड पर रखते उठा। गुलबहार खान के करीब जाते हुए आहिस्तगी से कंफर्टर उसके चेहरे से उतार गया। रो रो कर सारा चेहरा सुर्ख हो रहा था। बहराम ने हाथ बढ़ाते उसकी पेशानी पर रखा, बुखार अब भी था। लब भींच कर वो गहरी सांस भरते उसकी गर्दन से चिपके बालों को नरमी से हटा गया। मरहम उंगली पर लगाया उसने गुलबहार खान की शफाफ गर्दन पर दिए अपनी ही जख्मों पर मरहम लगाया था। उसे कोई दुख या अफसोस नहीं था, बस वो इसे जल्द अज जल्द ठीक हुआ देखना चाहता था, ताकि वो इसे फिर नए सिरे से तकलीफ दे सके। वो अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली देते उसके मासूम चेहरे को एक नजर देखता झुंझलाकर लैपटॉप उठाते स्टडी रूम में बंद हो गया। कमरे में रहना उसके लिए मुहाल हो रहा था और बेहतर यही था कि फिलहाल वो गुलबहार खान से दूर रहे। कम अज कम आज की रात उसका दूर रहना ही बेहतर था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं कल फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।